नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेश यादव स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल वीआरबी एजुकेशन पर। दोस्तों, अपन ने जो हिस्ट्री टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था उसमें हमने पहले पढ़ा था मुगल वंश टॉपिक, प्राचीन काल का इतिहास कंप्लीट किया है, आधुनिक काल का इतिहास टॉपिक कंप्लीट कर लिया। जो मध्यकाल का जो इतिहास टॉपिक है दोस्तों हमने स्टार्ट किया है। इस मध्यकाल के इतिहास टॉपिक में हमने पूरी दिल्ली सल्तनत पढ़ी है, विदेशियों का आक्रमण टॉपिक पढ़ा, पहला टॉपिक। उसके बाद दिल्ली सल्तनत टॉपिक आया। दिल्ली सल्तनत के बाद जो तीसरा टॉपिक आया मुगल वंश, वो हमने स्टार्ट किया है दोस्तों। मुगल वंश में जो हमने मुगल वंश के बारे में हमने पीछे वाली जो वीडियो थी उसमें पढ़ा था बाबर के बारे में। मुगल वंश का पहला लेक्चर कंप्लीट हो गया था। आज ही दोस्तों दूसरा लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं अपन मुगल वंश में। मुगल वंश जो है दोस्तों इसको अपन ने दो भागों में बांटा था। एक था पूर्व मुगल काल और फिर आया उत्तर मुगल काल। पूर्व मुगल काल का दोस्तों जो समय है वो हमने पढ़ा था कि पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद से स्टार्ट हो जाता है। तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1526 को यहाँ से स्टार्ट हुआ और 1526 से लेकर के दोस्तों पूर्व मुगल काल जो है औरंगजेब की मृत्यु तक चलेगा। तो 1707 तक का जो समय पूर्व मुगल काल में आता है। फिर 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद और 1857 की क्रांति तक का जो समय आया वो हमने दोस्तों उत्तर मुगल काल टॉपिक में इसको पढ़ेंगे। पूर्व मुगल काल जो है दोस्तों इसमें मुख्यतः 6 राजा आते हैं। पहले जो राजा है उनके बाद उनका नाम आता है बाबर। बाबर के बाद उसका बेटा राजा बना जिसका नाम था दोस्तों हुमायूं। तो पहले राजा इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं बाबर के बारे में। बाबर के बाद जो राजा बने हैं वो बने हैं हुमायूं। हुमायूं के बाद राजा बनेंगे इनके बेटे अकबर। अकबर के बाद जो राजा बनता है दोस्तों उसी का नाम आता है सलीम। और सलीम जो है वो जहांगीर के नाम से प्रसिद्ध होते हैं। तो जहांगीर अगले राजा बनेंगे। जहांगीर के बाद अगले राजा बनते हैं इसमें शाहजहां। जहांगीर के बाद अगले राजा बने शाहजहां। शाहजहां के बाद दोस्तों अगले राजा बनते हैं इसमें औरंगजेब। तो ये जो 6 जो राजा हैं ये हमको इस टॉपिक में पढ़ने हैं। इन 6 राजाओं ने पूर्व मुगल काल जो है ये स्टार्ट किया। पूर्व मुगल काल, इस पूर्व मुगल काल का टॉपिक अपना स्टार्ट होता है इन 6 राजाओं को। एंड स्टार्ट बाबर से होगा और एंडिंग होगी इसकी औरंगजेब से दोस्तों। इसमें हमने बाबर के बारे में कुछ जाना था कि बाबर जो है ये चुगतुई तुर्क का था। बाबर का वंश कौन सा था दोस्तों? चुगतुई तुर्क था। इसकी माता जो थी वो कुतुब निगार खानम या कुतलुग निगार खानम थी। चुगतुई इसका वंश था दोस्तों। इनके पिता का जो नाम था वो उमर शेख मिर्जा था। पिता क्या नाम था दोस्तों? उमर शेख मिर्जा। ये तैमूर लंग के वंशज थे। ये वही तैमूर लंग है दोस्तों जिसको हमने विदेशी आक्रमण का टॉपिक में पढ़ा था, जिसने 1398 ईस्वी में भारत पर, दिल्ली पर विनाशकारी आक्रमण किया था। दिल्ली पर विनाशकारी आक्रमण किया था। तो इसी का वंशज आता है उमर शेख मिर्जा और इसी के बेटे थे बाबर जिसने भारत पर अधिकार किया। ये वही बाबर है जिनकी माता का जो नाम है दोस्तों, बाबर की जो माता है उनका नाम आता है कुतुब निगार खानम, या कई बुक्स में कुतलुग निगार खानम भी है। कुतुब निगार खानम या कुतलुग निगार खानम। ये जो कुतलुग निगार खानम जो थी दोस्तों ये किसकी वंशज थी? तो ये चंगेज खां की वंशज थी। निगार खानम चंगेज खां या मंगोल जाति के थे ये, तो मंगोल या चंगेज खां की वंशज थी। ये चुगतुई तुर्क था। उज्बेकिस्तान में आज फरगना नामक स्थान है, वहां पर 14 फरवरी 1483 को बाबर का दोस्तों जन्म हुआ था। और 14 फरवरी 1483 में बाबर का जन्म हुआ। जब बाबर 11 साल के थे तब ये इनको फरगना का राजगद्दी प्राप्त हुई। उसके बाद इन्होंने समरकंद नामक स्थान पर अनेकों बार आक्रमण किए, जिसमें राजगद्दी तो प्राप्त कर लेते हैं लेकिन उज्बेक जाति के द्वारा विरोध किया जाता है, इसलिए इनको यहाँ से भागना पड़ता है। बाबर का दोस्तों भारत में जो प्रथम युद्ध हुआ था वो हमने 1519-20 के समय में पढ़ा था। 1519-20 में दोस्तों इन्होंने सबसे पहले पंजाब वाले क्षेत्र पर आक्रमण किया। 19 में इन्होंने एक आक्रमण किया बाजौर और भेरा पर, जिसको इन्होंने जीत लिया। उसके बाद एक वापिस पेशावर चले गए और दोबारा से फिर इन्होंने 20 में फिर से आक्रमण किया बाजौर, भेरा पर और सियालकोट स्थान पर, और दोबारा से इन्होंने भारत पर अपना अधिकार किया। लेकिन इन्होंने उस स्थान पर अधिकार ना करके सिर्फ अपने जो है दास वगैरह या गुलाम वगैरह उन्होंने वहां पर छोड़ दिए थे, मंत्री पद उनको दे दिया था। बाबर का वास्तविक जो यहाँ पर अधिकार होता है वो पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद हुआ था। जो पानीपत का जो प्रथम युद्ध है वो 21 अप्रैल 1526 को लड़ा गया था। पानीपत के प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को इन्होंने दिल्ली सल्तनत के अंतिम जो राजा थे इब्राहिम लोदी, जो लोदी वंश के थे, उनको इन्होंने पराजित किया, उनकी हत्या की। और उनकी हत्या करके दोस्तों इन्होंने दिल्ली सल्तनत में मुगल वंश की क्या रखी थी? नींव रखी थी। पहले इब्राहिम लोदी को पानीपत के प्रथम युद्ध में पराजित किया। पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद दोस्तों
इन्होंने बयाना का युद्ध किया मेवाड़ के माणा सांगा के साथ, जिसमें मेवाड़ के माणा सांगा विजयी होते हैं। तीसरा इनके दोस्तों खानवा का युद्ध आया और खानवा के युद्ध में दोस्तों इन्होंने फिर से मेवाड़ के माणा सांगा को पराजित किया। उसके बाद चौथा जो पॉइंट आता है, यानी इसमें माणा सांगा विजयी हुए थे, लेकिन खानवा के युद्ध में मेवाड़ के माणा सांगा की क्या हुई थी, पराजय हो चुके थे, उनके शरीर पर 80 घाव थे। उसके बाद दोस्तों उन्होंने चंदेरी के ऊपर युद्ध किया, चंदेरी के राजा मेदिनी राय थे, उन्होंने पराजित किया। और दोस्तों इनके जीवन काल का जो अंतिम युद्ध आता है वो घाघरा का युद्ध आता है। घाघरा के युद्ध में अफगानी राजा महमूद लोदी को पराजित कर देते हैं और इनके जो सेनापति थे मीर बाकी, जिन्होंने बाबरी मस्जिद का निर्माण किया था राम मंदिर को तोड़ करके। अब इनके बारे में जितने भी डिटेल है कि इनके पास कितने सैनिक थे, कितने हाथी थे, कितने घोड़े थे, या तुलगमा युद्ध पद्धति, तोपखाना, बंदूक, उन सब का हमने बाबर वाली वीडियो में अच्छे से कंप्लीट कर लिया था। बाबर की जो दोस्तों मृत्यु होती है वो 26 दिसंबर को हुई थी। 26 दिसंबर 1530 को दोस्तों बाबर की मृत्यु होती है। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि इब्राहिम लोदी की जो माता थी उन्होंने जहर दे दिया था, जिस कारण से बाबर की मृत्यु हुई है। और दोस्तों कुछ इतिहासकार ऐसा कहते हैं कि बाबर का जो बेटा हुमायूं था वो अस्वस्थ था, वो रोगी हो गया था, उसके शरीर में बीमारियां हो गई थी। तो इन्होंने अल्लाह से, इनके जो इस्लाम धर्म के जो सबसे बड़े भगवान है, या उनसे इन्होंने प्रार्थना की थी कि अल्लाह यदि मेरे बेटे का जो समस्या है, मेरे बेटे की जो परेशानी हो मेरे लग जाए और मेरा बेटा स्वस्थ हो जाए। तो कुछ इतिहासकार कहते हैं कि अल्लाह ने इनकी विनती मान ली थी और इनको क्या है, बाबर की उसमें मृत्यु हो जाती है। तो 26 दिसंबर 1530 को बाबर की मृत्यु आगरा के निकट सिकंदरा में हुई। आगरा में दोस्तों इन्होंने नूरे अफगानी नाम का जो वहां पर नूरे अफगानी नाम का इन्होंने एक बगीचा बनवाया है, बाग बनवाया है, जिसको आज आराम बाग के नाम से जाना जाता है। इस आराम बाग में इनको दफना दिया गया था। लेकिन बाबर की जो पुस्तक थी जिसका नाम था तुजुक ए बाबरी, उस तुजुक ए बाबरी में लिखा था कि मेरे को मरने के बाद कहां पर दफनाया जाए, काबुल में दफनाया जाए। तो इनका जो मकबरा है वो कहां पर है, वर्तमान में काबुल में है। लेकिन इनको पहले कहां पर दफनाया गया था, नूरे अफगानी बाग में दफनाया गया था। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि अकबर के समय में दफनाया गया, कुछ इतिहासकार कहते हैं कि शाहजहां के समय में इसको दफनाया गया था। तो काबुल में ही बाबर ने दोस्तों एक मस्जिद बनवाई, इसका नाम था काबुली मस्जिद का इन्होंने निर्माण करवाया था। तो ये सारे जो टॉपिक है ये हमने पहले पढ़ लिए थे बाबर के बारे में। मुगल वंश के चैप्टर में जो बाबर का था इसमें कंप्लीट कर लिया था दोस्तों। बाबर के बाद उसका बेटा राजा बनता है, इसका क्या नाम आता है, हुमायूं। आज जो टॉपिक है दूसरा अपना लेक्चर चल रहा है और दूसरे लेक्चर में जो मुगल वंश है, इस मुगल वंश में हम किसको कंप्लीट करेंगे, हुमायूं टॉपिक को कंप्लीट करें दोस्तों। बाबर की वीडियो आप जरूर देखिएगा, प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी। स्टार्ट करते हैं दोस्तों अपन मुगल वंश का दूसरा चैप्टर या दूसरा टॉपिक है अपना हुमायूं का। हुमायूं का पूरा नाम है दोस्तों नसरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। नसरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। हुमायूं का जन्म जो है दोस्तों ये 6 मार्च को हुआ था। इनका जन्म है 6 मार्च 1508 को। 6 मार्च 1508 को इनका जन्म काबुल में हुआ है। पिता, अभी ऊपर पढ़ाई था तो पिता का क्या नाम आता है, बाबर। माता का नाम था महाम अनंगा। हमने पीछे वाली जो वीडियो थी उसमें आपको बताया था कि बाबर के 4 पुत्र थे। बाबर के कितने पुत्र थे, 4 पुत्र थे। तो 4 पुत्र थे दोस्तों बाबर के 4 पुत्र हैं। बाबर के 4 पुत्र हैं और 1 पुत्री है दोस्तों। बाबर के 4 पुत्र हैं और 1 पुत्री है। उनका नाम फिर से एक बार रिकॉल कर देते हैं। पहला सबसे बड़ा जो बेटा था उसका नाम था हुमायूं। अब आप कहोगे सर इसका नाम आप यहाँ पे क्यों लिख रहे हो, क्योंकि दोस्तों अभी आगे पढ़ेंगे हुमायूं ने अपने भाइयों को राज्य दे दिया था। ये किसके कहने पर दिया था, बाबर के कहने पर, अपने पिता की इच्छा पूरी करने के लिए। तो सबसे बड़ा जो बेटा था इसका था हुमायूं। हुमायूं के बाद दूसरा जो बेटा था इसका कामरान बेटा था। तीसरा बेटे का नाम है दोस्तों अस्करी। कई बार पेपर में पूछा जाता है कि अस्करी को कहाँ का राज्य दिया गया था, कामरान को कहाँ का क्षेत्र दिया हुमायूं ने। और एक छोटा था हिंदाल। चौथे नाम में है दोस्तों इनका नाम आता है हिंदाल। इसकी एक पुत्री थी जिसका नाम था दोस्तों गुलबदन बेगम। ये वही गुलबदन बेगम है दोस्तों जो हुमायूं नामा नामक पुस्तक लिखेगी और जिसमें हुमायूं की आत्मकथा का उल्लेख मिलता है। महामनंगा जो थी ये हुमायूं की माता थी। तो ये किससे जन्म हुआ था, हुमायूं का जन्म हुआ था महामनंगा से। दोस्तों जब बाबर ने पानीपत का प्रथम युद्ध किया,
1526 में। उसके बाद बयाना का युद्ध किया, खानवा का युद्ध किया, चंदेरी का युद्ध किया या घाघरा का युद्ध किया। उन युद्धों में हुमायूं भी बाबर के साथ रहते थे और शासन की व्यवस्था जो होती है किस प्रकार से चलाई जाती है देखते थे। इनको बाबर के द्वारा, बाबर ने इनको इन राजगद्दी प्राप्त करने से पूर्व इनको सूबेदार नियुक्त कर रखा था। किनको? हुमायूं को। तो बाबर कहाँ के सूबेदार थे राजगद्दी मिलने से पहले? बदख्श खां। तो बदख्श खां नामक स्थान है दोस्तों, यहाँ के लिए क्या थे, यहाँ पर ये सूबेदार नियुक्त थे राजगद्दी प्राप्त करने से पूर्व दोस्तों। इसके बाद स्टार्ट करते हैं नासिरुद्दीन मोहम्मद को। नासिरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं दोस्तों, इसके पिता की मृत्यु होती है 26 दिसंबर 1530 को। इनका राज्य अभिषेक हुआ, पर इनका राज्य अभिषेक हुआ दोस्तों, राज्य अभिषेक, हुमायूं का राज्य अभिषेक होता है 30 दिसंबर 1530 को। 30 दिसंबर 1530 को हुमायूं का आगरा में दोस्तों राज्य अभिषेक हुआ और यहाँ से हुमायूं ने आगरा वाले क्षेत्र पर भी अधिकार करने की कोशिश की, लेकिन जो इनकी राजधानी है हुमायूं की वो क्या रहेगी? दिल्ली ही राजधानी बनी। इनकी राजधानी है दिल्ली। हुमायूं के जो पॉइंट्स है दोस्तों, इनके पिता की अनुमति, इनके पिता की अंतिम इच्छा थी या पिता की अनुमति के आधार पर इन्होंने सबसे पहले क्या किया? राजा बनते ही इन्होंने अपने भाइयों में क्या किया? राज को बांट दिया, क्षेत्र को बांट दिया। तो हुमायूं किस क्षेत्र के राजा बने थे? तो दिल्ली या आगरा का अधिकार, दिल्ली या आगरा पर किसका अधिकार था? हुमायूं का अधिकार था। कामरान को हुमायूं ने काबुल और कांधार का क्षेत्र दे दिया। कामरान को इन्होंने काबुल और कांधार का क्षेत्र दे दिया। अस्करी को दोस्तों संभल का क्षेत्र दिया गया। हुमायूं ने अपने भाइयों में राज्य को बांट दिया पिता की अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए। और हिंदाल जो है दोस्तों, इसको मेवाड़ वाला क्षेत्र दिया गया, या राजस्थान के अलवर जिले वाला क्षेत्र जो था वो इसको किसने दे दिया? हिंदाल को दे दिया। दोस्तों हुमायूं का एक चचेरा भाई था, हुमायूं का चचेरा भाई, उसको भी इसने राजगद्दी दी, उसको भी इसने अपना राज्य बांटा। तो भाई का नाम था मिर्जा सुलेमान। मिर्जा सुलेमान अनेकों बार पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसका। मिर्जा सुलेमान को इसने हुमायूं ने बदख्श खां का सूबेदार नियुक्त किया था। तो बदख्श खां का सूबेदार किसको नियुक्त किया गया था? मिर्जा सुलेमान को नियुक्त किया गया था। ये बदख्श खां स्थान वहीं पर है जहां बाबर के द्वारा हुमायूं को सूबेदार नियुक्त कर रखा था। तो बदख्श खां का स्थान मिर्जा सुलेमान को दिया। अपने पिता की अंतिम इच्छा या अनुमति के आधार पर इसने, हुमायूं ने क्या किया? अपने राज्य को अपने भाइयों के अंतर्गत विभाजित कर दिया। यह दोस्तों हुमायूं का पहला पॉइंट जो इनके स्टार्टिंग से आता है। हुमायूं जो है दोस्तों, इसने कुछ विजय अभियान किए। तो अगला पॉइंट आता है हुमायूं के विजय अभियान। विजय अभियान, हुमायूं के द्वारा लड़े गए युद्ध। तो विजय अभियान में दोस्तों पहला जो इनका युद्ध आता है वो इन्होंने कलिंजर के राजा के ऊपर आक्रमण किया। कलिंजर पर आक्रमण, हुमायूं के द्वारा प्रथम जो युद्ध है वो कलिंजर पर किया गया। कलिंजर पर आक्रमण, कलिंजर पर आक्रमण इन्होंने दोस्तों 1531 में किया और वहाँ के राजा थे प्रताप रुद्रदेव। 1531 में प्रताप रुद्रदेव के ऊपर दोस्तों इन्होंने आक्रमण किया और इस आक्रमण में इन्होंने कलिंजर के किले को एक वर्ष तक घेराव करके रखा, एक वर्ष तक घेरा डालकर रखा। बाद में प्रताप रुद्रदेव और हुमायूं के बीच में दोस्तों संधि हो जाती है, समझौता हो जाता है और इसी संधि के बाद हुमायूं जो है धन लेकर के प्रताप रुद्रदेव से यहाँ छोड़ करके निकल जाते हैं। तो पहला आक्रमण किस पर किया? कलिंजर पर आक्रमण किया। धन लेकर के हुमायूं जो थे प्रताप रुद्रदेव से धन लेकर के संधि कर लेते हैं और यहाँ से निकल जाते हैं। तो पहला इनका आक्रमण सफल हुआ, कलिंजर पर आक्रमण। दूसरा इनके युद्ध दोस्तों दोहराई का युद्ध। दोहराई का युद्ध, दोहराई का जो युद्ध है, दोहराई का जो युद्ध हुआ ये 1532 में हुआ। 1532 में दोस्तों हमने अभी पीछे पढ़ा था बाबर के बारे में, फिर से देखिएगा। बाबर जो था इसने अंतिम युद्ध किया था घाघरा का युद्ध। कौन सा युद्ध किया था? घाघरा का युद्ध। ये अफगानी राजा महमूद लोदी के साथ किया था। अफगानी राजा कौन थे? महमूद लोदी के साथ किया। इसमें महमूद लोदी पराजित हो जाते हैं और जो यह है जौनपुर नामक स्थान पर, जौनपुर जो है यहाँ पर जाकर के अपना दोबारा से वंश की स्थापना कर देते हैं। ये जौनपुर का जो राजा है महमूद लोदी, ये जौनपुर का राजा महमूद लोदी, इसको हराएंगे हुमायूं। तो अगला आक्रमण जो है
दोहराई का युद्ध हुआ, दोहराई के मैदान में युद्ध हुआ। किस किस के बीच में युद्ध हुआ? हुमायूं और जौनपुर के राजा महमूद लोदी के मध्य युद्ध हुआ। जौनपुर के राजा महमूद लोदी के मध्य युद्ध हुआ। इसमें कौन विजयी हुए? तो इसमें विजयी हुए हुमायूं। दोनों युद्धों में लगातार हुमायूं की विजय होती गई। तीसरा युद्ध इन्होंने किया चुनार का युद्ध। चुनार का युद्ध, चुनार का युद्ध जो है दोस्तों ये 2 बार लड़ा जाएगा। चुनार का युद्ध हुआ 1533 में। अब की बार ये युद्ध किया इन्होंने शेरशाह सूरी के साथ, शेरशाह सूरी के साथ। लेकिन इनका रियल नाम शेरशाह सूरी नहीं था, इनका नाम पहले फरीद खां था। बाद में इन्होंने एक शेर के जबड़े को फाड़ा तब इनका नाम शेर खां हुआ। जब इन्होंने हुमायूं को पराजित किया तो इनका नाम क्या आ जाएगा? शेरशाह सूरी। तो हुमायूं ने शेरशाह सूरी को चुनार के किले पर आक्रमण करते हैं, जिसमें हुमायूं विजयी होते हैं। और 8 माह के घेराव के बाद चुनार के युद्ध में हुमायूं ने चुनार के किले पर 8 माह तक घेराव डाल के रखा। बाद में शेरशाह सूरी के साथ संधि कर लेते हैं। इस प्रकार से हुमायूं इस युद्ध में भी विजयी होते हैं। चौथा जो युद्ध है दोस्तों इनका, वो चौथा और 5वां युद्ध सबसे इंपॉर्टेंट है। चौथा युद्ध हुआ इनका चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध 1539 में। एक बार इससे पहले इन्होंने चुनार का दोबारा से घेराव डाला। चुनार का दोबारा से घेराव डाला 1537 में। इसमें फिर से हुमायूं विजयी होते हैं और शेरशाह सूरी जो होता है वो पराजित हो जाता है। हुमायूं विजयी हुए, शेरशाह सूरी इसमें क्या हुए? पराजित हुए चुनार के युद्ध में। पहला चुनार पर आक्रमण किया, इसमें संधि कर ली दोबारा से। ये कब हुआ? 1533 में। 37 में दोस्तों ने चुनार पर फिर से आक्रमण किया, हुमायूं फिर से इसमें क्या हुए? विजयी हुए। अगला युद्ध हुआ इनका चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध, चौसा का युद्ध वही शेरशाह सूरी और हुमायूं के मध्य लड़ा गया। इसमें हुमायूं जो होते हैं वो पराजित हो जाते हैं। हुमायूं जो होते हैं दोस्तों पराजित हो जाते हैं। चौसा और बिलुग्राम के 2 युद्ध हुए हैं शेरशाह सूरी और हुमायूं के मध्य। वैसे तो 4 हुए, चुनार के 2 बार आक्रमण करेंगे। शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में 4 बार आमना सामना हुआ, जिनमें से स्टार्टिंग में हुमायूं विजय हो जाते हैं, वो संधि कर लेते हैं। और बाद वाले युद्धों में कौन विजयी हुए थे? शेरशाह सूरी विजयी होता है। ध्यान से देखिएगा, चौसा का युद्ध हुआ 1539 में और बिलुग्राम का युद्ध हुआ 1540 में। या इसको कन्नौज में हुआ था, तो कन्नौज का युद्ध भी कहा जाता है। 1539 में शेरशाह सूरी ने हुमायूं के ऊपर आक्रमण किया और इस युद्ध में हुमायूं जो होता है गलत स्थान का चयन कर लेता है। ये गंगा नदी के तट की ओर जाकर के अपनी सेना को लेकर खड़ा हो गया। तो गंगा नदी के तट की ओर जाकर के सेना को लेकर खड़ा हो गया और शेरशाह सूरी जो था उच्च भूमि पर जाकर खड़ा हो जाता है। बाद में गंगा नदी में बाढ़ आती है और हुमायूं जो था खुद इस गंगा नदी में, या इसकी सेना जो थी गंगा नदी में बह जाती है। हुमायूं खुद गंगा नदी में डूब जाता है। इस डूबते हुए हुमायूं की जान बचाता है एक केवट, जिसका नाम आता है दोस्तों निजाम भिश्ती। तो हुमायूं की जान किसके द्वारा बचाई गई थी? निजाम भिश्ती के द्वारा बचाई गई थी, जो नाव चलाने वाला एक केवट था। नाव चलाने वाले केवट के द्वारा निजाम भिश्ती की जान बचाई जाती है। इस निजाम भिश्ती को ये कहते हैं कि अगर मैं फिर से दिल्ली सल्तनत का राजा बनता हूँ, दिल्ली का राजा बनता हूँ, तो आपको 1 दिन का मैं दिल्ली का राजा घोषित करूंगा। और दोस्तों दोबारा से जब हुमायूं राजा बनेंगे, हुमायूं का जो टाइमिंग होती है वो 1530 में राजा बने थे। ये 40 में बिलुग्राम के युद्ध में पराजित हो जाते हैं, अपनी जान बचा करके यहाँ से भागते हैं और दोबारा से इनका मच्छीवाड़ और सरहिंद के युद्ध होगा, उसमें विजय होते हैं और 55 से लेकर के 56 तक दोबारा से राजगद्दी प्राप्त करते हैं। जब 55 में इन्होंने दोबारा से राजगद्दी प्राप्त की तो इस निजाम भिश्ती को दोस्तों 1 दिन का राजा बनाएंगे। और ये निजाम भिश्ती वह है जो 1 दिन का राजा बनता है और इतिहास में किसके सिक्के चलवाएगा? चमड़े के सिक्के चलवाता है। चमड़े के सिक्के चलवाए इसके द्वारा। तो भारत में एकमात्र ऐसा राजा जो 1 दिन के लिए राजा बना है और एकमात्र राजा ऐसा जिसने चमड़े के सिक्के चलवाए मुगल वंश में, वो कौन बना था? तो वो कौन बना है दोस्तों? हुमायूं की जान बचाने वाला निजाम भिश्ती। हम पढ़ रहे हैं हुमायूं के विजय अभियान। पहला पॉइंट है कलिंजर पर आक्रमण किया। प्रताप रुद्रदेव के किले को एक साल तक घेराव डालकर रखते हैं, बाद में धन लेकर के और संधि करके निकल जाता है। दूसरा इसने आक्रमण किया जौनपुर के राजा के ऊपर। जौनपुर का राजा का नाम है महमूद लोदी, जिस महमूद लोदी को घाघरा के युद्ध में बाबर के द्वारा पराजित कर दिया जाता है और इसी का सेनापति था जिसका नाम था मीर बाकी। बाबर का सेनापति मीर बाकी, जिसने अयोध्या में राम मंदिर का तोड़ करके बाबरी मस्जिद का निर्माण किया। चुनार के ऊपर इसने 2 बार
आक्रमण किए 1533 में और 1537 में। इन युद्धों में हुमायूं जो होता है जीत जाता है, बाद में संधि कर लेता है। 1539 और 40 में, 39 में जो युद्ध हुआ चौसा का युद्ध, इसमें शेरशाह सूरी विजयी हुआ। विजय होने के पीछे सबसे बड़ा जो रीजन था वो ये था कि इसने जब शेरशाह सूरी आक्रमण करता है तो इसने क्या किया, शेरशाह सूरी जब आक्रमण करता है तो हुमायूं जो होता है ये अपनी सेना को लेकर के गंगा नदी के किनारे या गंगा नदी के तट पर खड़ा हो जाता है। वहां पर गंगा नदी में बाढ़ आती है और इसकी लगभग सेना जो थी गंगा नदी में बह जाती है। हुमायूं खुद इस नदी में बह जाता है, गंगा नदी में बह जाता है और तब इसकी जान बचाता है निजाम भिश्ती। जिस निजाम भिश्ती को 1555 में दोबारा राजा बनने के बाद इसने एक दिन का राजा बनाया और इसी निजाम भिश्ती ने भारत में किसके सिक्के चलवाए, चमड़े के सिक्के चलवाए। दोस्तों बिल्वग्राम का युद्ध हुआ 1540 में। इस युद्ध में शेरशाह सूरी जो होता है वो विजयी होता है और अब की बार शेरशाह सूरी ने हुमायूं को दिल्ली सल्तनत से, दिल्ली से बाहर निकाल दिया, दिल्ली से बाहर भगा दिया। भागता हुआ जो हुमायूं है वो फिर अभी राजस्थान या सिंध प्रांत में जाएगा, फिर ईरान पहुंच जाएगा। इतने में शेरशाह सूरी ने एक फरमान जारी कर दिया है कि कोई भी हुमायूं की अगर सहायता करता है तो वो सीधा मेरे साथ युद्ध करेगा। तो ये शेरशाह सूरी है दोस्तों, इससे युद्ध करना पड़ेगा जो भी आगे इस पर आकर, जो भी इसकी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सहायता करता है। तो इधर एक पॉइंट और देखते हैं, शेरशाह सूरी जो है दोस्तों इसने बिल्वग्राम के युद्ध में, इसने बिल्वग्राम के युद्ध में क्या किया, शेरशाह सूरी ने दोस्तों बिल्वग्राम के युद्ध में हुमायूं को पराजित किया और दोस्तों हुमायूं को पराजित करके दोस्तों इसने दिल्ली में मुगल वंश के स्थान पर सूर वंश की क्या रख दी, नींव रख दी। दिल्ली में मुगल वंश के स्थान पर दोस्तों इसने सूर वंश की क्या कर दी, नींव रख दी। तो दिल्ली में अब 1540 में कौन सा वंश आ गया है, सूर वंश आ गया। दिल्ली में मुगल वंश के स्थान पर बिल्वग्राम के युद्ध में हुमायूं पराजित हो जाते हैं और दोस्तों अब कौन सा वंश आ चुका है, तो सूर वंश आ चुका है। एक बार थोड़ा सा इस सूरवंश को देखते हैं। सूरवंश के संस्थापक है, सूरवंश के संस्थापक शेरशाह सूरी। हुमायूं जो है उसको अभी फिर आगे रिकॉल करेंगे, आगे पढ़ेंगे, लेकिन दिल्ली में दिल्ली के जो वंश है इस पर नया वंश आकर के बैठ गया। 1540 से लेकर के 1545 तक रहेगा शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी का दोस्तों मूल नाम होता है फरीद खां। शेरशाह सूरी का मूल नाम था फरीद खां। नारनौल में दोस्तों इनका जन्म हुआ था, हरियाणा के नारनौल में इनका जन्म हुआ था 1472 में। इनके पिता का नाम है हसन खां, पिता है दोस्तों हसन खां। ये पिता हसन खां जो है ये जौनपुर के जो राजा अभी हमने पढ़े थे, जौनपुर के राजा जिनको घाघरा के युद्ध में महमूद लोधी है जौनपुर के राजा जिनको घाघरा के युद्ध में बाबर ने पराजित किया और दोहराई के युद्ध में हुमायूं ने पराजित किया। इस जौनपुर के राजा महमूद लोधी के यहाँ पर, जौनपुर के राजा महमूद लोधी के यहाँ पर जमींदार के रूप में काम किया करते थे। कौन, हसन खां। हसन खां दोस्तों जमींदार के रूप में कार्य क्या करते थे। इनके 4 पुत्र थे और इनके 4 पुत्रों में से जो ये शेरशाह सूरी जो था ये अपने पिता से नाराज हो जाता है, बाद में जौनपुर चला गया, वहीं पर अपनी शिक्षा दीक्षा प्राप्त करता है और जब इसको शिक्षा मिली, इसको शासन व्यवस्था संभालना इसको सीख गया, तब दोस्तों ये बिहार पहुंच गया और दक्षिणी बिहार में उस समय बिहार पहुंच गया। दक्षिणी बिहार में दोस्तों उस समय जो राजा थे उनका नाम था बहार लोहानी। शेरशाह सूरी का रियल नाम है फरीद खां, अब इसका नाम फरीद खां ही है। तो फरीद खां जो है बहार लोहानी के शरण में चला गया, यहाँ पर इसके सैन्य अभियानों में शामिल हुआ, साथ ही साथ इसको एक सेना का दायित्व दिया गया, तो ये आगे शासन व्यवस्था सीख जाता है। बहार लोहानी से एक बार बहार लोहानी के सरदार जो होते हैं वो शेरशाह सूरी से नाराज हो जाते हैं, फरीद खां से नाराज हो जाते हैं, तब ये वहां से छोड़ करके बहार लोहानी को छोड़ करके ये मुगल वंश की सेना में शामिल हो गया, यानी कि बाबर की सेना में शामिल हो जाता है शेरशाह सूरी या फरीद खां। और दोस्तों जब शेरशाह सूरी या फरीद खां जो है ये बाबर की सेना में शामिल हुआ तो 1500 उस समय युद्ध चल रहा था, खानवा का युद्ध 1527 और एक युद्ध हुआ चंदेरी का युद्ध 1528। इन युद्धों में इसने देखा कि मुगल सेना जो है वो युद्ध में जीत जाती है और इसलिए मुगल सेना का दोस्तों यहाँ पर क्या करता है, सैनिक अभियानों को देखता है। खानवा और चंदेरी के युद्ध में सैनिक अभियानों को देखा। उस समय शेरशाह सूरी या फरीद खां ने यह कहा था, अगर मेरी किस्मत ने साथ दिया तो
तो मैं किसी न किसी दिन इस मुगल सत्ता को, मुगल वंश को भारत से बाहर खदेड़ दूंगा, भारत से बाहर खदेड़ दूंगा। ऐसे थे शेरशाह सूरी। दूसरा पॉइंट ये, बाबर ने अपने बेटे हुमायूं को ये कहा था चंदेरी युद्ध और खानवा युद्ध के विजय के बाद, अपने बेटे को ये कहा था, किसने, बाबर ने, कि तुझे इस शेरशाह सूरी से या फरीद खां से होशियार रहना पड़ेगा, क्योंकि ये बड़ा चालाक है और इसके मस्तक पर मुझे राजत्व के सिद्धांत, राजत्व के गुण दिखाई देते हैं, अर्थात ये राजा बनने के योग्य है, इससे आपको होशियार रहना पड़ेगा। तो चंदेरी के और खानवा के युद्ध में मुगल वंश का जो है ये सैनिक अभियानों में भाग लेता है। बाद में मुगल वंश से निकल करके फिर से बहार लोहानी के पास आ गया 228 के बाद। और बहार लोहानी जो थे, इसका जो एक इनका नाबालिग बेटा जिसका नाम था जलाल खां, इस जलाल खां का इसको बॉडीगार्ड बना दिया गया, संरक्षक बना दिया गया शेरशाह सूरी को। जलाल खां का संरक्षक बना दिया गया बहार लोहानी के द्वारा। बहार लोहानी की मृत्यु के बाद इसकी पत्नी थी, इसका नाम था दूदू बेगम, विधवा पत्नी है दूदू बेगम। इस दूदू बेगम से शेरशाह सूरी ने शादी कर ली और खुद को बिहार का क्या कर दिया, राजा घोषित कर दिया। ये बहार लोहानी भी खुद को महमूद शाह के नाम से अगला राजा घोषित करता है, तो इसका नाम कई बार महमूद शाह भी मिलता है। बिहार के राजा बहार लोहानी के पास या सैनिक अभियान देखता है, सैनिकों के व्यवस्थाएं देखता है, मुगल वंश में शामिल हुआ। मुगल वंश से निकालने के बाद ये फिर से बहार लोहानी के पास आ जाते हैं। बहार लोहानी ने इसको अपने नाबालिग बेटे, अल्पवयस्क बच्चे जलाल खां का संरक्षक नियुक्त कर दिया। उसके बाद बहार लोहानी की मृत्यु के बाद ये दूदू बेगम जो है इसके साथ शादी कर लेता है, जो बहार लोहानी की विधवा पत्नी थी, शादी कर लेता है और शम को शेरशाह सूरी बिहार का क्या कर देता है, राजा घोषित कर देता है। और बिहार के कौन से स्थान राजगद्दी प्राप्त करेगा, सासाराम नामक स्थान पर दोस्तों इसने अपनी राजगद्दी प्राप्त की। सासाराम में ही क्या बना हुआ है, शेरशाह सूरी का मकबरा बना हुआ है। तो इतना सा पॉइंट आपको शेरशाह सूरी में याद रखना पड़ेगा दोस्तों। शेरशाह सूरी वह है जिसने बिल्वग्राम के युद्ध में, चौसा और बिल्वग्राम के युद्ध में पूर्णतः रूप से हुमायूं को पराजित कर दिया और भारत में मुगल वंश के स्थान पर किस वंश की नींव रख दी, सूर वंश की नींव रख दी है दोस्तों। अब अपन आते हैं हुमायूं के ऊपर। हुमायूं जो था वो जब बिल्वग्राम के युद्ध में पराजित हो गया, तो दोस्तों हुमायूं जो है वो अपनी जान बचा करके इधर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शेरशाह सूरी ने क्या कहा था कि कोई भी, शेरशाह सूरी ने एक फरमान जारी किया था कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई भी हुमायूं की सहायता नहीं करेगा। अगर हुमायूं की सहायता करता है तो सीधा मेरा दुश्मन बनेगा। हुमायूं जो था दोस्तों 1540 में युद्ध में हार गए थे और 40 में ही ये उस समय मालदेव के राजा के पास मारवाड़ के राजा के पास पहुंच गए। मारवाड़ के राजा का नाम था दोस्तों राजा मालदेव। तो 1540 में राजा मालदेव के पास गए, मारवाड़ के राजा मालदेव के पास गए। कौन, हुमायूं। शेरशाह सूरी से अपनी जान बचा करके मारवाड़ के राजा मालदेव की शरण ले लेता है हुमायूं, लेकिन मालदेव ने दोस्तों इसको केवल एक दिन के लिए अपने यहाँ पर शरण दी थी। ये मालदेव वही है जिसकी पत्नी है जो दोस्तों वो इतिहास में रूठी रानी के नाम से जानी जाती है, इसको ध्यान रखना। इनकी पत्नी का नाम था उम्मादे। ये उम्मादे पुंगल बीकानेर की राजकुमारी थी। मालदेव के साथ जब इनकी शादी हुई तो दोस्तों इनके जो पति जो है वो मालदेव, वो शादी होने के बाद जब उम्मादे मारवाड़ आती है तो इनके पति जो है मालदेव, ये उम्मादे की भारमली है, दासी, उम्मादे की दासी, इसका नाम है भारमली, उसके साथ शारीरिक संबंध बना लेते हैं। इस बात की जानकारी जब उम्मादे को लगी तो उम्मादे अपने पति मालदेव को छोड़ करके, मारवाड़ को छोड़ करके कोषाणा दुर्ग में रहने लगी। इसी कोषाणा दुर्ग अजमेर में है ये, और पूरी उम्र ये यहीं पर रहती है कोषाणा दुर्ग में। बाद में अपने पति मालदेव की मृत्यु के बाद ये जो है इन्हीं की पगड़ी वगैरह लेकर के और सती प्रथा को धारण करती है। तो इतिहास में रूठी रानी के नाम से किसे जाना जाता है, उम्मादे को। उम्मादे किसकी पत्नी थी, मालदेव की पत्नी थी। हुमायूं अपनी जान बचा करके 1540 में मारवाड़ के राजा मालदेव की शरण ले लेता है। यहाँ पर एक रात्रि को रुका था। इस बात की जानकारी जब शेरशाह सूरी को लगी दोस्तों, शेरशाह सूरी ने मारवाड़ के राजा मालदेव के ऊपर आक्रमण कर दिया और एक युद्ध हुआ। उस युद्ध का नाम आता है, उस युद्ध का नाम है दोस्तों गिरी सुमेल का युद्ध। गिरी सुमेल का युद्ध,
गिरी सुमेल के जैतारण पाली में हुआ। इसमें मारवाड़ के राजा मालदेव के 2 सेना नायक थे जिनका नाम था जैता राठौड़ और कुप्पा राठौड़। अब आप कहोगे सर शेरशाह सूरी पढ़ा रहे हो या हुमायूं पढ़ा रहे हो? भाई जब शेरशाह सूरी जो था ये विजय हो गया तो हुमायूं जो था ये हुमायूं यहाँ से अपनी जान बचा करके भगने लगा। तो शेरशाह सूरी का दुश्मन बनेगा मालदेव और हुमायूं दोनों। जो हुमायूं की सहायता करेगा वो मारवाड़ में, मारवाड़ का राजा मालदेव है, तो मालदेव भी इसका दुश्मन बन जाएगा। हुमायूं एक रात्रि को मालदेव के पास रुका था, इसलिए मालदेव के ऊपर शेरशाह सूरी ने आक्रमण किया। मालदेव के 2 सेनापति हैं, एक का नाम है दोस्तों जैता राठौड़ और एक का नाम है कुप्पा राठौड़। दोस्तों जैता राठौड़ और कुप्पा राठौड़ के साथ जब शेरशाह सूरी ने युद्ध किया ना, तो यहाँ पर शेरशाह सूरी की आधी से ज्यादा सेना एक दिन के युद्ध में पराजित हो गई थी। एक दिन के युद्ध में क्या हो गई थी? पराजित हो गई थी। मालदेव को 57 युद्धों का विजेता कहा जाता है। और 57 युद्ध किसकी सहायता से लड़े थे? जैता राठौड़ और कुप्पा राठौड़ की सहायता से। दोस्तों इसने सारे युद्ध जीते थे। राजा मालदेव अगले दिन आए, अपने जो सेना नायक है इनका हौसला बढ़ाने के लिए, सैनिकों का हौसला बढ़ाने के लिए तो दोस्तों शिविर लगाए गए। एक शिविर है जैता राठौड़ का, एक शिविर है कुप्पा राठौड़ का और एक शिविर है दोस्तों राजा मालदेव का। शेरशाह सूरी को पता है अब अगले दिन जब युद्ध होगा तो राजा मालदेव की सेना के हाथों मेरे को पराजित होना पड़ेगा। इसलिए शेरशाह सूरी ने कूटनीति की। जहां जैता राठौड़ का शिविर था और कुप्पा राठौड़ का शिविर था, इन जैता और कुप्पा के शिविरों में दोस्तों इसने सिरोही की तलवारें रखवा दी, 10-10 हजार रुपए रखवा दिए और कंबल रखवा दिए रिश्वत के तौर पर। लेकिन इनकी जानकारी जैता और कुप्पा को नहीं थी। इसने कूटनीति क्या की, इनके शिविरों के अंदर 10,000 रुपए, सिरोही की तलवारें और कंबल रखवा दिए और एक पर्चा डाला जो मालदेव के शिविर के बाहर एक पर्चा डाल दिया इन्होंने। और इस मालदेव के शिविर के बाहर जो पर्चा डाला था उसमें लिखा था कि जैता राठौड़ और कुप्पा राठौड़ जो है ये शेरशाह सूरी के हाथों बिक चुके हैं और उनके शिविरों में सिरोही की तलवारें, कंबल और 10-10 हजार रुपए भेज दिए गए हैं। अब अगले दिन जब युद्ध होगा तो जैता और कुप्पा शेरशाह सूरी का साथ देंगे और मालदेव की सेना को पराजित करेंगे। जैसे ही मालदेव ने यह पत्र पढ़ा, उसने अपने जो सेना नायक थे, जो सेनापति थे जैता और कुप्पा, इनके ऊपर विश्वासघात का आरोप लगाया और आरोप लगा करके आधी से ज्यादा सेना लेकर के वापिस चला जाता है मालदेव। अब अगले दिन जब युद्ध होता है तो दोस्तों शेरशाह सूरी कूटनीति की थी। जैता और कुप्पा अपने ऊपर लगे विश्वासघात के आरोप को धोने के लिए युद्ध करते हैं और जैता और कुप्पा वीर गति को प्राप्त करते हैं। तब शेरशाह सूरी ने कहा था, ये लाइन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार पेपर में आती है, मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। किससे लड़ते हुए वीर गति को, किससे लड़ते हुए इन्होंने युद्ध कहा था, किससे लड़ते हुए शेरशाह सूरी ने बात कही थी, खो देता। तो शेरशाह सूरी ने राजा मालदेव के सेनापति, मारवाड़ के राजा मालदेव के सेनापति जैता राठौर और कुप्पा राठौड़ के साथ लड़ते हुए इन्होंने कहा था कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए पूरी हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। जिसने दिल्ली के राजा हुमायूं को पराजित कर दिया, मुगल वंश के राजा को पराजित कर दिया। मुट्ठी भर बाजरा, क्योंकि दोस्तों मारवाड़ में सर्वाधिक होता है बाजरा, तो इसने कहा कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए पूरे हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता अगर मैं कूटनीति नहीं करता तो, अगर मैं जैता और कुप्पा को पीछे से वार करके इनकी हत्या नहीं करता तो, यदि इनको मालदेव से अलग नहीं करता तो। इस प्रकार दोस्तों जैता और कुप्पा जो है वीर गति को प्राप्त होते हैं और मारवाड़ पर किसका अधिकार हो जाता है? शेरशाह सूरी का अधिकार हो जाता है। मारवाड़ का राजा मालदेव जो है ये सिमाना दुर्ग में शरण ले लेता है वहां पर, और मारवाड़ पर भी किसका अधिकार हो गया? शेरशाह सूरी का। एक लास्ट पॉइंट और है शेरशाह सूरी का दोस्तों, 40 में दिल्ली का राजा बना, 40 में ही इसने गिरी सुमेल का युद्ध किया और 40 के बाद दोस्तों शेरशाह सूरी का इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है 1545 का कलिंजर का युद्ध। 1545 का कलिंजर का युद्ध, कलिंजर का दोस्तों जो युद्ध हुआ, इस कलिंजर के युद्ध के समय राजा थे कलिंजर के तो कीरत सिंह राजा थे दोस्तों, और कीरत सिंह राजा कलिंजर के हैं। इनके ऊपर शेरशाह सूरी ने 1545 पर आक्रमण किया। इस आक्रमण के फलस्वरूप क्या हुआ, वहां पर इन्होंने तोप का गोला छोड़ा और वो तोप का गोला वापिस कलिंजर के दुर्ग को टकरा करके वहीं आकर फट गया जहां इसको चलाया गया था, और उसी जगह जहां पर तोप थी वहीं आकर फट जाता है और वहीं पर खड़े हुए थे शेरशाह सूरी और उनकी वहीं पर हो जाती है मृत्यु। इस प्रकार से शेरशाह सूरी 1545 में कलिंजर
के युद्ध में मारे जाते हैं। दोबारा से देखते हैं शेरशाह सूरी को। सूरवंश के संस्थापक हैं शेरशाह सूरी। मूल नाम इनका फरीद खां था। जौनपुर के राजा महमूद लोधी के यहाँ पे इनके पिता जमींदार या सूबेदार के रूप में कार्य करते थे। बाद में बहार लोहानी जो है बिहार के राजा, इनसे जो बिहार के राजा बहार लोहानी है, इन्हें महमूद शाह के नाम से जाना जाता है। इनके यहाँ संरक्षण में गए, यहाँ पर सैनिक अभियानों को देखा, सैन्य व्यवस्था को देखा। इसी सैन्य अभियानों के बाद इनके सरदार द्वारा नाराज हो जाते हैं तो मुगल वंश में पहुंच गए। मुगल वंश में बाबर के समय खानवा और चंदेरी के युद्धों में इन्होंने बड़ी सफलता प्राप्त की, वहां सैन्य अभियानों को देखा। उसके बाद ये वापिस आ जाते हैं बहार लोहानी के पास और इनके जो पुत्र थे जलाल खां इनके संरक्षक बने। बाद में बहार लोहानी की मृत्यु के बाद इनकी विधवा पत्नी थी दूदू बेगम से शादी कर लेते हैं और स्वयं को सासाराम बिहार का क्या कर देते हैं, अगला राजा घोषित कर देते हैं। शेरशाह सूरी जो है इसने गिरी सुमेल का युद्ध किया, राजा मालदेव को पराजित किया। 1545 में इसने कलिंजर के राजा के ऊपर आक्रमण किया, कीर्त सिंह के ऊपर आक्रमण किया और तोप का गोला वहीं फट गया था जहां से छोड़ा गया था और वहीं पर इनकी क्या हो जाती है दोस्तों, मृत्यु। 2 पॉइंट और देखेगा, इनका रियल नाम था फरीद खां। इसने दोस्तों 11 साल की उम्र में, 11 वर्ष की उम्र में एक शेर के जबड़े को फाड़ा था। इसलिए इस बहार लोहानी या महमूद शाह ने इसको किसकी उपाधि प्रदान की थी, इसको दोस्तों इस बहार लोहानी ने या महमूद शाह ने इसको शेर खां की उपाधि प्रदान की थी। इसने 11 वर्ष की आयु में शेर के जबड़े को फाड़ा था, इस कारण से इसको शेर खां की उपाधि प्रदान की गई। और दोस्तों जब इसने बिल्वग्राम के युद्ध में इसने जब हुमायूं को पराजित किया तो दोस्तों उस समय इसने जो है शेरशाह सूरी ने या फरीद खां ने अपने नाम का क्या नाम लिया, इसने शेर शाह की उपाधि धारण की। किसकी उपाधि धारण की, शाह की उपाधि धारण की। तो तब से इनका नाम क्या पड़ता है, शेरशाह सूरी, जो कौन से वंश की नींव रखते हैं, सूर वंश की नींव रखते हैं, जिनकी 1545 में कलिंजर के मैदान में कीरत सिंह जो वहां के राजा थे वहां पर इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। इतना आपको याद रखना है। अब आते हैं अपन हुमायूं पर। हुमायूं जो है दोस्तों इसके बारे में हमने पढ़ा है, बिल्वग्राम के युद्ध में हुमायूं पराजित हो गए। पराजित होने के बाद ये जो है ये कहां पर गए, राजा मालदेव के पास जाते हैं। यहां से मालदेव के शरण से यहां से भगे और भग करके दोस्तों ये 1540 में यहां से भग जाते हैं। उनके बाद इनका भाई है जिसका नाम है दोस्तों हिंदाल। हिंदाल का दोस्तों एक सिया धर्म का एक गुरु है, सिया धर्म का गुरु है जिसका नाम है दोस्तों, सिया धर्म के गुरु थे हिंदाल के भाई के, जिसका नाम है दोस्तों अली अकबर जामी। ये दोस्तों इनके गुरु हैं जो कौन से धर्म से है, सिया धर्म के हैं। इनकी बेटी है जिसका नाम है दोस्तों हमीदा बानू बेगम। यह ये शादी करते हैं, इनसे इनकी क्या होती है, शादी होती है। उसके बाद दोस्तों ये पहुंच गए अमरकोट के राजा के पास, और अमरकोट के राजा थे उनका नाम था वीरसाल। राणा वीरसाल के शरण में गए। यह अमरकोट के राजा सिंध प्रांत में है पाकिस्तान में, तो अमरकोट के राजा वीरसाल की शरण में जाते हैं। अली अकबर जामी की पुत्री थी हमीदा बानू बेगम, इससे शादी करते हैं और यहाँ पर हमीदा बानू बेगम ने 15 अक्टूबर 1542 को किसको जन्म दिया, अकबर को इन्होंने जन्म दिया है। तो अकबर का जन्म अमरकोट में हुआ, राजा वीरसाल के महलों में हुआ, 15 अक्टूबर 1542 को हुआ। उसके बाद दोस्तों तो ये कब की बात है, 1541 की और 42 की। 40 में किसके पास रुके थे, तो राजा मालदेव मारवाड़ के राजा के पास रुके। उसके बाद दोस्तों ये 1543 में यहाँ अमरकोट से निकल करके कहाँ पहुँच गए, ईरान। 1543 में दोस्तों ईरान चले गए और ईरान के जो उस समय राजा होते हैं उनका नाम था तहमास्प शाह की शरण में गए। तहमास्प शाह ने इनको ये कहा, यदि आप जो है हुमायूं शरण में चला जाते हैं इनकी, और हुमायूं को ये कहा यदि आप सुन्नी धर्म को स्वीकार कर लेते हो, कौन से धर्म को, सुन्नी धर्म को स्वीकार कर लेते हो तो मैं आपकी सहायता करूंगा। तो ये ठीक है, हुमायूं इस बात पे सहमति देते हैं। 1543 के बाद 1545 में इसी ईरान के राजा तहमास्प की सहायता से सबसे पहले दोस्तों इन्होंने अपने भाइयों को पराजित किया। ये भाई वही है
जिनको इन्होंने अपना राजगद्दी या राज सिंहासन विभाजित किया था, बांटा था। इन भाइयों ने जब शेरशाह सूरी ने आक्रमण किया था हुमायूं पर, तो इन्होंने साथ नहीं दिया था, इसलिए इन्होंने 1545 में अपने भाइयों को पराजित किया। भाई कौन थे? तो पहला एक भाई, इसका नाम है कामरान। उस कामरान से इन्होंने काबुल और कांधार का क्षेत्र जीता। दूसरे इनके भाई थे जिसका नाम था अस्करी से दोस्तों इन्होंने संभल का क्षेत्र जीता। अब जो हिंदाल थे, हिंदाल ने को मेवाड़ और अलवर का क्षेत्र दे रखा था। मेवाड़ में दोस्तों राज व्यवस्था चेंज हो चुकी है। जब बाबर के समय हमने पढ़ा था महाराणा सांगा, उसी को अभी थोड़ा आगे पढ़ेंगे, तो आगे उसको महाराणा सांगा को बाद देखते हैं। तो पहला पॉइंट क्या आया? हुमायूं जो है इस हुमायूं ने भाइयों को जो राजा बांटा था, इसलिए इन्होंने पहले भाइयों को पराजित किया। कामरान से काबुल को जीत करके इसको किसको उपहार में स्वरूप में दिया? तो दोस्तों इसको किसको उपहार में दिया था? इसने तहमास्प शाह को उपहार स्वरूप में दे दिया। दोबारा से देखिएगा, 1543 में ईरान के राजा तहमास्प शाह की शरण में गए, हुमायूं शरण में जाते हैं, तब तहमास्प शाह कहते हैं कि आपको सुन्नी धर्म स्वीकार करना पड़ेगा। तो हुमायूं इस बात से सहमति हो जाती है, उसके बाद सुन्नी धर्म को स्वीकार करेंगे। दूसरा, अपने भाई कामरान को हरा करके काबुल वाला क्षेत्र किसको दे दिया? तहमास्प शाह को दे दिया। दोस्तों 1545 तक इस प्रकार से हुमायूं जो है वो फिर से काबुल, गांधार, संभल वाले क्षेत्र पर अधिकार कर लेता है। लेकिन इसका जो मेन मोटिव था दिल्ली पर अधिकार करना था, और दिल्ली पर अधिकार करना है तो दोस्तों इसने 2 युद्ध किए। अगला युद्ध आता है इसका मच्छीवाड़ा का युद्ध और एक युद्ध आता है दोस्तों सरहिंद का युद्ध। मच्छीवाड़ा का युद्ध 1554 में हुआ, सरहिंद का युद्ध 1555 में हुआ। 54 में दोस्तों इसने इब्राहिम सूर 1554 में इसने इब्राहिम सूर को पराजित किया, यानी कि हुमायूं ने तहमास्प शाह की सहायता से पहले भाइयों को पराजित किया, फिर इब्राहिम सूर को मच्छीवाड़ा के युद्ध में पराजित किया। सरहिंद में दोस्तों इसने सिकंदर सूर को पराजित किया और हुमायूं ने सिकंदर सूर को पराजित करके पुनः किस पर अधिकार कर लिया? दिल्ली पर अधिकार कर लिया। तो 1555 से लेकर के 1556 तक, 56 में हुमायूं की दोस्तों मृत्यु हो जाती है। 56 तक फिर से दिल्ली में किस वंश ने शासन किया? मुगल वंश ने शासन करना स्टार्ट कर दिया। जिस मुगल वंश में सिकंदर सूर ने जिसको समाप्त करके सिकंदर सूर ने सूरवंश की स्थापना कर दी थी, उसी सूरवंश के राजाओं को पराजित करके इसने पुनः कौन से वंश की स्थापना कर दी? यहाँ पर मुगल वंश की स्थापना कर दी। दोस्तों एक सबसे इंपॉर्टेंट इसका एक युद्ध और बचता है, उस युद्ध में अनेकों बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक युद्ध इसका साथ हुआ था गुजरात के राजा के साथ, गुजरात या मालवा जो स्थान दोस्तों मध्य प्रदेश में है, यहाँ पर रियासत हुआ करती थी मांडू। तो गुजरात या मालवा का आक्रमण और बचता है पॉइंट बीच में, वो आता है 1534 का आक्रमण। इसमें गुजरात के जो राजा होते थे उन राजा का नाम था बहादुर शाह हेगड़ा। ये मुस्लिम राजा है, बहादुर शाह हेगड़ा मुस्लिम राजा थे। इनको 1534 में हराया था किसने? हुमायूं ने। उसके पीछे जो रीजन है वो इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वो देखिएगा आप। मैंने आपको बताया था मेवाड़ रियासत में गुहिल वंश ने शासन किया था। इसी गुहिल वंश का ही बाद में सिसोदिया वंश पॉइंट आता है, यानी 2 वंशों ने शासन किया, गुहिल वंश, सिसोदिया वंश ने। एक इंपॉर्टेंट राजा बप्पा रावल आते हैं, फिर राणा कुंभा आते हैं। राणा कुंभा के बाद एक राजा बने थे जिसका नाम था महाराणा सांगा। वो कैसे बने थे हमने पीछे वाली वीडियो में मुगल वंश में बाबर वाली वीडियो में पढ़ा था। महाराणा सांगा की मृत्यु हुई दोस्तों खानवा के युद्ध में। महाराणा सांगा की मृत्यु हो जाती है उनके सरदारों के द्वारा जहर देने से। तो महाराणा सांगा के बाद जो स्थिति है मेवाड़ की, अगर वो देखते हैं तभी अपने को समझ में आएगा हुमायूं का पॉइंट। महाराणा सांगा की दोस्तों 2 पत्नियां हैं, एक का नाम है धनवती और दूसरे का नाम है दोस्तों कर्मावती। तो इनकी 2 पत्नियां थी, एक का नाम था धनवती और दूसरी का नाम था कर्मावती। धनवती के दोस्तों 2 बेटे हैं, एक का नाम है भोजराज
धनवती के दो बेटे हैं। तो सबसे बड़े जो बेटे हैं उनका नाम है भोजराज। और दोस्तों ये भोजराज वो हैं जिनकी शादी मीराबाई से हुई थी। जिनकी शादी किससे हुई थी? मीराबाई से। मीराबाई वही है जो भगवान कृष्ण जी को अपना पति मानती थी और अपने जीवन के अंतिम काल में भगवान कृष्ण जी की मूर्ति जो है कुंभ श्याम मंदिर बना हुआ है चित्तौड़गढ़ किले में, उसी मूर्ति में समाहित हो जाती है। तो मीराबाई की शादी किसके साथ हुई थी? भोजराज के साथ हुई थी। दूसरा इनका बेटा आता है, इसका नाम आता है दोस्तों रतन सिंह। दूसरा इनका बेटा आता है रतन सिंह। कर्मावती के दो बेटे हैं। सबसे बड़ा जो बेटा है दोस्तों कर्मावती का, उसका बेटे का नाम है विक्रमादित्य। विक्रमादित्य। हमने मेवाड़ के माणा सांगा के बारे में पूरा एक वीडियो मतलब मुगल वंश में बताया था, इसके बारे में किस प्रकार से राजा बने थे। विक्रमादित्य है। और दूसरे जो इनके बेटे हैं उनका नाम आता है उदय सिंह। उदय सिंह। ये उदय सिंह वही है दोस्तों जिनकी जान पन्ना धाय ने बचाई थी। पन्ना धाय ने किस बेटे का बलिदान देकर बचाई थी? तो अपने बेटे चंदन का बलिदान देकर के पन्ना धाय ने उदय सिंह की जान बचाई थी। इन्हीं को एक बार रिकॉल करते हैं। मेवाड़ के महाराणा सांगा जो है, ये मेवाड़ के महाराणा सांगा, इनके 4 भाई थे। ये 4 भाई थे। तो सबसे बड़े जो भाई थे उनका नाम था कुंवर पृथ्वीराज, फिर बने राणा सांगा, फिर बने जगमाल सिंह, फिर बने सहसमल सिंह। कुंवर पृथ्वीराज को उसके जीजा के द्वारा मार दिया गया था। जगमाल सिंह जो है दोस्तों ये सोलंकी राजपूतों के द्वारा मार दिए जाते हैं। सहसमल सिंह अगला राजा बनना नहीं चाहता था, क्योंकि जितने भी भविष्यकर्ताओं की भविष्यवाणियों के पास गए थे तो सबने कहा था कि अगला राजा मेवाड़ का महाराणा सांगा बनेगा, जो लगभग दिल्ली सल्तनत को छुएगा या लगभग भारत पर अपना अधिकार करने का प्रयास करेगा। मेवाड़ के महाराणा सांगा जो है इनकी मृत्यु हुई खानवा के युद्ध में। तो इनकी 2 पत्नियां हैं धनवती और कर्मावती। धनवती 2 बड़े बेटे हैं, वो पहले आता है भोजराज, दूसरे पे आते हैं रतन सिंह, तीसरे पे आता है विक्रमादित्य और चौथे इनके बेटे आते हैं उदय सिंह। उदय सिंह 6-7 महीने का बच्चा जो लालने या पालने में झुलाया जाता है। भोजराज जो है दोस्तों इनकी खानवा के युद्ध में वीरगति हो जाती है। तो खानवा के युद्ध में भोजराज की मृत्यु हुई। अगले जो राजा बने राणा सांगा की मृत्यु के बाद, वो कौन राजा बनते हैं? रतन सिंह अगले राजा बने दोस्तों। रतन सिंह जो अगले राजा बनते हैं, इनके बारे में क्या पॉइंट है कि कर्मावती जो थी ये बूंदी की राजकुमारी थी। कर्मावती कहाँ की राजकुमारी है? बूंदी की। और बूंदी में यहाँ पर जो राजा थे उनका नाम था सूरजमल हाड़ा। तो बूंदी के राजा थे दोस्तों सूरजमल हाड़ा। बूंदी के राजा थे सूरजमल हाड़ा। और दोस्तों इन सूरजमल हाड़ा जो है ये ऐसा चाहते हैं, ये सूरजमल हाड़ा और रतन सिंह जो है ये अच्छे दोस्त थे, घनिष्ठ मित्र थे। सूरजमल हाड़ा ये चाहते हैं कि अगला जो राजा बने राणा सांगा के बाद वो विक्रमादित्य बने, ना कि रतन सिंह बने। इसलिए सूरजमल हाड़ा रतन सिंह को मारना चाहता है। और जब रतन सिंह को इस बात की खबर लगी कि मेरा दोस्त सूरजमल हाड़ा मेरे को मार करके अपने भांजे विक्रमादित्य को अगला राजा बनाना चाहता है, तो ये एक दूसरे को मारने की प्लानिंग करते हैं। एक दिन जंगल में रतन सिंह और सूरजमल हाड़ा ने दोस्तों एक दूसरे को तलवार घोंप करके इन्होंने अपनी हत्या कर ली। इस प्रकार से रतन सिंह को किसने मार दिया? सूरजमल हाड़ा ने मार दिया। अगले जो राजा बनते हैं वो कौन बने थे? विक्रमादित्य दोस्तों अगले राजा बने। कर्मावती के संरक्षक में अगले राजा कौन बने थे? विक्रमादित्य राजा बने। जब विक्रमादित्य अगले राजा बने तो दोस्तों इस गुजरात के राजा बहादुर शाह हेगड़ा ने 1533 पर मेवाड़ पर आक्रमण किया, जिसमें इस महारानी कर्मावती ने रणथंबोर की जो कुंजी थी या जागीर जो थी वो बहादुर शाह हेगड़ा को दे दी और कुछ धन वगैरह दे करके वापिस लौटा दिया। लेकिन 1534 में इस गुजरात के राजा बहादुर शाह हेगड़ा ने दोबारा से मेवाड़ पर आक्रमण किया। 1534 में गुजरात के राजा बहादुर शाह हेगड़ा ने दोबारा से मेवाड़ के ऊपर आक्रमण किया। और दोस्तों अब की बार क्या हुआ, रानी कर्मावती ने अपने बेटे विक्रमादित्य को तो बूंदी भेज दिया, उदय सिंह को पन्नाधाय को सौंप दिया, और कर्मावती ने मेवाड़ का जो शासन व्यवस्था है ये ठाकुर बाघ सिंह दो यहाँ के जो सेनापति थे उनको सौंप दिया। ठाकुर बाघ सिंह जो थे इनको सौंप दिया और खुद यहाँ पर संरक्षिका की भूमिका निभाती है। उसी समय दोस्तों इस कर्मावती ने सहायता मांगी थी हुमायूं से। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वह राजपूत महिला जिसने दिल्ली सल्तनत के राजा मुगल वंश के राजा से राखी भेज करके सहायता मांगी थी, तो वो कौन थी? हुमायूं से सहायता मांगने वाली मेवाड़ की महारानी कर्मावती थी, राणा सांगा की पत्नी थी। मेवाड़ की महारानी कर्मावती ने जब 1534 पर मेवाड़ पर आक्रमण करते गुजरात के बहादुर शाह हेगड़ा
राजा, तब इन्होंने हुमायूं से क्या मांगी थी, सहायता मांगी थी, राखी भेजकर दोस्तों इन्होंने सहायता मांगी थी। यहाँ पर उस समय कर्मावती जब सहायता मांगती है तो दोस्तों ये जो हुमायूं है सहायता देने के लिए समय पर नहीं पहुंचते हैं, समय पर नहीं पहुंचे और बहादुर शाह हेगड़ा इनके साथ युद्ध करता है, जिसमें ठाकुर बाघ सिंह मेवाड़ के सैनिकों के साथ या सेना के साथ वीर गति को प्राप्त होते हैं। और कर्मावती जो है दोस्तों ये उस समय अग्नि में कूद करके जोहर करती है। ये मेवाड़ का तीसरा साका था, 1534 में हुआ था। यहाँ से बहादुर शाह हेगड़ा जो है दोस्तों, ये बहादुर शाह हेगड़ा धन वगैरह लूटता है, यहाँ पर लूट मार मचाता है। उसके बाद बहादुर शाह हेगड़ा और हुमायूं के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें बहादुर शाह हेगड़ा जो है अपनी जान बचा करके और नदी में कूद गया और वहीं पर बहादुर शाह हेगड़ा की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ये पॉइंट आया था गुजरात के राजा बहादुर शाह हेगड़ा के साथ हुमायूं का युद्ध हुआ था। तो हमने पहले पढ़ा था हुमायूं के जितने भी युद्ध हुए उन युद्धों में सबसे पहले जो इसने जो युद्ध किया कलिंजर पर युद्ध किया, दूसरा इसने दोहराई का युद्ध किया, तीसरा जो युद्ध आएगा दोस्तों गुजरात का युद्ध था। इसको मैंने बाद में इसलिए बताया कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन इतना सा पूछता है रानी कर्मावती ने सहायता किससे मांगी थी, राखी भेज करके हुमायूं से मांगी थी। तो 1533-34 का इनका ये युद्ध आता है। उसके बाद इसने चुनार पर आक्रमण किया, फिर चुनार पर दोबारा आक्रमण किया, फिर हुआ चौसा का युद्ध और फिर हुआ बिल्वग्राम का युद्ध। बिल्वग्राम का युद्ध होता है, इसमें शेरशाह सूरी अपने आप को शेरशाह की उपाधि धारण करता है और सूरवंश की स्थापना कर देता है। ये लोग 41 में भागते हुए राजा मालदेव के शरण में चले गए, एक रात्रि को वहां रुका तो शेरशाह सूरी ने राजा मालदेव के ऊपर आक्रमण किया। उसके बाद दोस्तों इसने जो युद्ध किया वो फिर इसने क्या कहते हैं अमरकोट के राजा के पास चले गए हुमायूं, और वहां पर इसने क्या था अमरकोट के राजा के पास, वहां पर जो इनका छोटा भाई था हिंदाल, उसका धर्म गुरु होता था सिया धर्म का, उसकी पुत्री थी तो अली अकबर जामी की पुत्री थी हमीदा बानू बेगम, इससे शादी करता है। वहीं पर अमरकोट में ही वीर साल राजा थे, वहीं पर 15 अक्टूबर 1542 को अकबर का जन्म होता है। उसके बाद ये ईरान चले गए। तहमास्प शाह की सहायता से इन्होंने भारत में आक्रमण किया। तहमास्प शाह ने शर्त रखी थी कि आपको सुन्नी धर्म स्वीकार करना पड़ेगा। भाइयों को पराजित किया 1545 में, काबुल को जीत करके, और किसको सौंप दिया, तहमास्प शाह को सौंप दिया इन्होंने। मच्छीवाड़ा और सरहिंद का युद्ध हुआ। इन युद्धों में इसने इब्राहिम सूर और सिकंदर सूर को पराजित किया। पुनः दिल्ली पर इन्होंने अधिकार कर लिया और सूर वंश को समाप्त करके किस वंश की नींव रख दी, मुगल वंश की इन्होंने नींव रखी थी दोस्तों। इस प्रकार से हुमायूं जो होता है उसने फिर एक युद्ध किया था गुजरात के राजा के साथ, तो बहादुर शाह हेगड़ा को इन्होंने पराजित किया था। अब दोस्तों मैं आपको ये सारी चीजें इसलिए बता रहा हूं ताकि अभी अपन जब मुगल वंश आगे बढ़ेंगे तो बाबर ने युद्ध किया राणा सांगा के साथ, गुजरात बहादुर शाह मेवाड़ के राजा महाराणा सांगा के साथ किसने युद्ध किया था, बाबर ने युद्ध किया था। महाराणा सांगा बाबर साथ युद्ध किया। अब हुमायूं के समय वहां पर क्या स्थिति थी, रानी कर्मावती थी दोस्तों। हुमायूं के समय क्या स्थिति थी, रानी कर्मावती थी। इसको अपन थोड़ा सा और देखिएगा, जब अकबर पढ़ेंगे तो उदय सिंह, और उदय सिंह के बाद महाराणा प्रताप के साथ उनका युद्ध आएगा। जहांगीर पढ़ेंगे दोस्तों, मेवाड़ के राजा जहांगीर, जब मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह आएंगे तो उनके साथ जहांगीर का युद्ध होगा। तो वो पॉइंट और है, इसको थोड़ा कंटिन्यू करते हैं। रानी कर्मावती जो है दोस्तों, इस रानी कर्मावती के दो बेटे थे, विक्रमादित्य एक उदय सिंह। रानी कर्मावती 1534 में अग्नि में जोहर कर लेती है, यहाँ पर साका हो जाता है। उसके बाद ये विक्रमादित्य बूंदी से वापिस आकर के खुद को मेवाड़ का अगला राजा घोषित कर देता है। तब दोस्तों ये कुंवर पृथ्वीराज जो महाराणा सांगा का भाई था, इसका एक दासी का बेटा था, दासी को बेटे बोलते थे पासवान पुत्र, और इस पासवान पुत्र का क्या नाम था, बनवीर। इस बनवीर ने सोते हुए विक्रमादित्य की हत्या कर दी। ये विक्रमादित्य को मार करके उदय सिंह को मारना चाहता था। इस बात की जानकारी जब पन्नाधाई को लगी तो दोस्तों पन्नाधाई ने अपने बेटे चंदन को तो उदय सिंह के कपड़े पहना दिए, और उदय सिंह को चंदन के कपड़े पहना करके जो सोने का वहां पर जो पालना होता है उसमें सुला दिया, और वहीं पर ही उदय सिंह आता, वहीं पर बनवीर आता है और उदय सिंह की क्या कर दे, उदय सिंह को चंदन को उदय सिंह मान करके वहीं पर चंदन की क्या कर देता है, हत्या कर देता है। और पन्नाधाई कूटनीति से कीर्त सिंह होता है वहां पर दोस्तों, वो कीर्त सिंह पत्तल ढोने वाला था एक, उस पत्तल ढोने वाले की सहायता से इसको उसमें जूठी पत्तलों में छुपा करके, और कीर्त सिंह जो है वो इसको लेकर बाहर निकल जाते हैं कुंभलगढ़ दुर्ग में। वहीं पर इनका लालन पालन हुआ, वहीं पर इनका राज्याभिषेक हुआ बाद में उदय सिंह का। और उदय सिंह ने वहीं पर दोस्तों जयवंता बाई से शादी की, और जो जयवंता बाई जो अखीराज सोनगढ़ अखीराज पाली के राजा थे उनकी पुत्री होती है, वहीं शादी करते हैं, और उन्हीं से कौन उत्पन्न होते हैं, महाराणा प्रताप उत्पन्न होते हैं। और यहीं पर महाराणा जो उदय सिंह होते हैं इनका राज्याभिषेक
अभिषेक हुआ बाद में कुंभलगढ़ में। इसी उदय सिंह ने बाद में बनवीर की हत्या कर दी और स्वतंत्र मेवाड़ का अगला अपने आप को क्या कर दिया, राजा घोषित कर दिया। ये अपन उदय सिंह का पढ़ेंगे, उदय सिंह को पढ़ेंगे अपन अकबर मुगल वंश के समय में। इतना पॉइंट था आपका हुमायूं वाला। उसके बाद है दोस्तों हुमायूं जो है, इस हुमायूं ने आक्रमण किए, पुनः राजगद्दी प्राप्त कर ली। राजगद्दी प्राप्त करने के बाद दोस्तों इसने 1533 में 1500 जब राजगद्दी प्राप्त थी उसी समय दोस्तों इन्होंने दिल्ली में एक महल बनवाया था। उस महल का क्या नाम आता है, दीन पनाह महल। महल का क्या नाम है दोस्तों, दीन पनाह महल बनवाया है। किसने बनवाया दीन पनाह महल, हुमायूं ने बनवाया। जब शेरशाह सूरी का इस पर अधिकार हो गया था तो दोस्तों शेरशाह सूरी ने इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया, शेर मंडल कर दिया था। इसी दीन पनाह महल है दोस्तों, इसी दीन पनाह महल में हुमायूं ने दोस्तों पुस्तकालय बनवाया था और इस पुस्तकालय की सीढ़ियों से ये किताबें पढ़ते पढ़ते चल रहे थे और पुस्तकालय की सीढ़ियों से लुढ़कते लुढ़कते ही दोस्तों इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो दोस्तों एक इतिहासकार है जिनका नाम आता है लेनपुन। लेनपुन इतिहासकार ने यह कहा था कि हुमायूं जिंदगी भर लुढ़कता रहा और लुढ़कते लुढ़कते ही मर गया। दोस्तों इस प्रकार से दीन पनाह महल की सीढ़ियों की, पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिर करके हुमायूं की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु होने के बाद लेनपुन इतिहासकार जो थे उन्होंने एक बात कही है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेनपुन ने कहा था कि जिंदगी भर लुढ़कता रहा, लुढ़कते लुढ़कते एक दिन क्या हो गया, मर गया। दोस्तों अगला पॉइंट ये आता है कि हुमायूं जो था ये ज्योतिष आचार्य था और इसने एक नियम बनाया था कि हर दिन जो है ये नई नई पोशाक पहन करके आता था। तो क्वेश्चन पूछता है नई पोशाक पहन करके आने वाला दिल्ली सल्तनत का कौन राजा था, तो हुमायूं था। अगला एक लास्ट 1-2 पॉइंट और बचते हैं हुमायूं के, कि हुमायूं जो है दोस्तों इसकी बहन थी, इसका नाम था गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम, ये गुलबदन जो बेगम है, गुलबदन बेगम, इसने दोस्तों एक पुस्तक लिखी है। उस पुस्तक का नाम आता है हुमायूं नामा। हुमायूं नामा किसकी पुस्तक है, गुलबदन बेगम की पुस्तक है। दिल्ली में मुगल वंश का राजा हुमायूं की मृत्यु हो गई 1556 में। 56 में दोस्तों मृत्यु हुई। उस समय इनका जो बेटा है अकबर, अकबर वो दिल्ली में नहीं है, वो कहाँ है, पंजाब में विजय अभियान पर गया हुआ है। पंजाब में गया हुआ है। पंजाब में एक जिला आता है गुरदासपुर और गुरदासपुर जिले में एक स्थान है दोस्तों, इसका नाम आता है काला नूर या काला नौर। इस काला नूर स्थान पर विजय अभियान पर गए हुए थे अकबर। किसके संरक्षक में गए हुए थे, तो बैरम खां। तो इनका बॉडीगार्ड कौन था, बैरम खां। तो बैरम खां के संरक्षक में ये विजय अभियान पर गए हुए थे पंजाब में, इसलिए दिल्ली खाली हो चुकी थी। इसलिए हुमायूं की मृत्यु के बाद दिल्ली में, हुमायूं की मृत्यु के बाद दिल्ली में हुमायूं का एक हमशक्ल था जिसका क्या नाम था दोस्तों, मुल्ला वैक्सी। मुल्ला वैक्सी, इस मुल्ला वैक्सी को राजगद्दी पर बैठाया गया। मुल्ला वैक्सी को राजगद्दी पर बैठाया गया, लेकिन जो सेनापति के रूप में काम करता था उसका नाम था तारकिब खां। कौन था, तारकिब खां। दोबारा से देखिएगा, हुमायूं की पुस्तकालय की सीढ़ियों से लुढ़कते हुए मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद मुल्ला वैक्सी को, जो इनका हमशक्ल था हुमायूं का, इसको राजगद्दी पर बैठाया गया ताकि बाहर से कोई लोग आक्रमण ना कर दे। तो तारकिब खां सेनापति होता है यहाँ पर। अकबर जो था वो किसके संरक्षक में गया हुआ था पंजाब में, तो बैरम खां के संरक्षक में गया हुआ था। अब तारकिब खां के ऊपर शेरशाह सूरी का ही वंशज है, शेरशाह सूरी का ही वंशज है जिसका नाम है दोस्तों आदिल शाह। शेरशाह सूरी का वंशज है जिसका नाम है आदिल शाह। इस आदिल शाह का सेनापति होता है जिसका नाम है दोस्तों हेमचंद्र या हेमराज। कई बार पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं अंतिम भारत का राष्ट्रीय हिंदू राजा कौन था, तो हेमचंद्र या हेमराज। शेरशाह सूरी का वंशज है आदिल शाह। इस आदिल शाह का सेनापति कौन होता है, हेमू होता है। इस हेमू को इस बात की खबर लगी कि हुमायूं की मृत्यु हो चुकी है, अकबर जो इसका बेटा है पंजाब अभियान पर गया है, इसलिए दिल्ली की राजगद्दी खाली हुई है। इसलिए हेमू ने तारकिब खां के ऊपर आक्रमण किया, तारकिब खां की सेना को पराजित करता है दोस्तों। और यहां पर किसका अधिकार हो गया, हेमू का अधिकार हो गया। ये हेमू है भारत का अंतिम हिंदू राष्ट्रीय राजा, भारत का अंतिम हिंदू राष्ट्रीय राजा। प्रथम हिंदू राष्ट्रीय राजा हमने मगध में पढ़ा था। प्रथम हिंदू राजा जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, जिन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की थी, ये अंतिम हिंदू राजा है हेमू।
तो हेमू ने तारकिब खां को पराजित किया, मुगल सत्ता को समाप्त कर दिया और तारकिब खां अपनी जान बचा करके पंजाब में गुरदासपुर पहुंचे और अकबर को जाकर के बताया कि आपकी सल्तनत, आपकी जो दिल्ली में जो आपका मुगल वंश था वो समाप्त हो चुका है। अब जब आगे पढ़ेंगे अपन अकबर टॉपिक आएगा, अकबर किस प्रकार से राजगद्दी प्राप्त करेगा वो दोस्तों हम अकबर वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। उम्मीद है आपको टॉपिक समझ में आया होगा। ये मुगल वंश का एक चैप्टर था जिसमें हमने हुमायूं को कंप्लीट किया है, हुमायूं के द्वारा लड़े गए युद्धों कंप्लीट किया। हुमायूं जीवन भर लड़कता रहा, जीवन भर भटकता रहा था, किस प्रकार से उसने उन्हें राजगद्दी प्राप्त की, किस प्रकार से वो मृत्यु को प्राप्त होता है। उसकी मृत्यु के बाद फिर से, हुमायूं की मृत्यु के बाद फिर से भारत में कौन से वंश की स्थापना होगी, राष्ट्रीय हिंदू वंश की स्थापना हो जाती है। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आता है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ चैनल को शेयर करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।